everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. कैसे हैं आप सब? So guys, how are you? Now when I say we are learning figures of speech, क्या क्या पढ़ लिया हमने? Similes, metaphors, personification and alliteration. यही 4 मेजर आपके पास फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जो आपकी पोम्स में पूछी जाती है, ठीक है? या आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आएंगे. Now what are we going to start? We are going to start with something. वो बोलता कुछ है, उसका मतलब कुछ होता है. जैसे कि मैंने कहा, अरे बाप रे बहुत बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इसका मतलब ये नहीं होता कि ये लिया मैंने, एक डॉग ऊपर से टपका कैच कर लिया, ये कैट ऊपर से टपकी कैच कर ली. नहीं, इसका मतलब क्या होता है, दैट इट्स रेनिंग हेविली. और अगर मैं ये कहूँ, ओह ये काम, ये तो मैं ऐसे चुटकियों में कर दूंगी, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी. इसका मतलब काम आपका अचानक से पीस ऑफ केक नहीं बन गया. इसका मतलब ये होता है कि वो काम बहुत ही ज्यादा आसान है, एक केक का पीस खाने जितना आसान है, ठीक है? हम बात कर रहे हैं इडियम्स की. अब ये जो इडियम्स होते हैं ये होते क्या हैं? इडियम्स जो होते हैं एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक्सप्रेशन है जिसमें, ठीक है, जो उसका मीनिंग होता है इट डज नॉट रिलेट टू द लिटरल मीनिंग ऑफ इट्स वर्ड्स. मतलब जो उसमें लिखा हुआ उसमें लिटरल मीनिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है? उसमें लिटरल मीनिंग नहीं होता. उसका मतलब क्या होता है उसमें, इन अदर वर्ड्स इडियम्स डोंट मीन एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड्स से, क्योंकि उनमें होता है एक हिडन मीनिंग. इडियम्स क्या है? आपके पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है? इट कैन बी, और फ्रेजेस भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं. इडियम्स एंड फ्रेजेस, इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक इन ग्रामर. अब ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जहां इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी एंड इट एक्चुअली डजंट हैपन एट ऑल कि जो उसने लिखा है उसका मतलब वही है. क्या होता है यहाँ पे, उसका एक अलग ही मीनिंग, छुपा हुआ मीनिंग होता है, लेकिन इट मेक्स योर राइटिंग रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है? ये आपकी राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है, बताता है दूसरों के कि आप बहुत क्रिएटिव हो. तो हम देखने वाले हैं ऐसे बहुत सारे इडियम्स जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, अपने एसेज में यूज कर सकते हो, मे बी व्हेन यू टॉक टू समवन, उनसे बात करते टाइम आप यूज कर सकते हो, अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो, ठीक है? नाउ हैप्पीनेस इज अ पीस ऑफ केक. खुशी क्या है? खुशी तो बहुत आसान है, क्योंकि हम पे डिसाइड करता है कि हम पे रहता है, यू नो, वी कैन डिसाइड दैट इफ ईदर वी वांट टू बी हैप्पी और वी डोंट. सो सपोज यू आर सैड, go and stand in front of the mirror, tell yourself, listen, I want to be happy, smile. You can smile, ठीक है? So happiness is what? It is just a piece of cake. Now let's start with the first idiom that we are going to discuss today. It is the best of both worlds. मतलब इसका मतलब क्या होता है, you can enjoy 2 different opportunities at the same time. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मतलब तुम्हें ये भी मिल गया और वो भी मिल गया. तो यूजुअली ये होता है कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो मान लो दूसरी चीज नहीं मिल पा रही थी, या दूसरी काम कर रहे हो तो पहली चीज नहीं मिल पा रही थी. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सपोज आपको ऑफिस जाना होता है, ठीक है? चलो आप लोग तो किड्स हो, मैं आपको एक किड्स वाला एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज आपको स्कूल जाना है, ठीक है? और आपके पास बहुत सारा होमवर्क है, मैम ने तो बहुत ही ज्यादा होमवर्क दिया है. अब आप क्या है आपका, और आज आपका क्रिकेट का टूर्नामेंट भी है, मतलब आज आपका कोई इंपॉर्टेंट मैच है या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट भी है. अब आपको ये भी करना है और आपको होमवर्क भी करना है. अब आप कैसे करोगे, ठीक है? या सपोज आपको एक पार्टी में भी जाना है और आपको क्रिकेट खेलने भी जाना है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा साउंड करेगा, तो आप कैसे करोगे? मम्मा ने बोला इट्स ओके, यू डू वन थिंग, तुम जो हो पहले क्रिकेट खेलने चले जाओ और उसके जब हो जाएगा तो तुम बाद में अपने आप जो है दीदी के साथ या किसी के साथ जो है तुम आ जाना वहां पे, ठीक है? तब तक जो है पूजा वगैरह जो भी है पार्टी में, उसके पहले इनिशियली सब खत्म हो जाएगा, तुम्हें खेलने को भी मिल जाएगा. तो तुम्हें ये भी मिल गया, तुम्हें ये भी मिल गया, यू गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, ठीक है? मतलब 2 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपको एक साथ मिल गई. बाय वर्किंग पार्ट टाइम एंड लुकिंग आफ्टर हर किड्स 2 days a week, यहाँ पे by working part time and looking after her kids 2 days a week, she managed to get the best of both worlds. मतलब कोई एक, हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं जिसने क्या किया, अब उसको काम करना था financially because she was not very well, like you know financially she was not doing very well. तो उसने क्या किया,
उसने पार्ट टाइम जॉब भी किया, मतलब फुल टाइम के बाद जो पार्ट टाइम जॉब भी किया, और अपने बच्चों को भी देखा, बच्चों से भी, मतलब उसके बच्चे जो है मान लो उसकी मॉम के यहाँ रहते थे तो 2 दिन वो बच्चों से भी मिल लेती थी और पार्ट टाइम जॉब भी कर लिया। तो यहाँ क्या हुआ, शी गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, राइट। नेक्स्ट इज स्पीक ऑफ द डेविल, मतलब बात, मान लो आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, आप बात कर ही रहे हो, सडनली वो आ गया, तो आप क्या बोलते हो, शैतान का नाम लो, शैतान हाजिर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। तो यहाँ पे इट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, बस इसका यही मतलब होता है कि अचानक से कोई प्रकट हो जाता है। तो सपोज आप अपनी मम्मा से अपने किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो कि मम्मा आपको पता है आज क्या हुआ, हम दोनों वहां गए थे, सडनली शी कॉल्स और सडनली शी कम्स, तो आप क्या बोलोगे, सी स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, मतलब शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। So this means that the person you are just talking about actually appears at that moment. उसी मोमेंट पे वो प्रकट हो जाता है। Hi Tom, speak of the devil. I was just telling Sarah about your new car. तो जैसे मान लो आप और सारा बात कर रहे हो, तो आप टॉम की नई कार के बारे में बात कर रहे हो, तो आप सारा को बता रहे हो, अरे पता है टॉम ने नई कार खरीदी है, अरे बहुत अमेजिंग कार है, तभी टॉम अपनी नई कार से वहां प्रकट हो जाते हैं। आप क्या बोलोगे, सी स्पीक ऑफ द डेविल, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। अब ये स्पीक ऑफ द डेविल क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है ना अचानक से भूत और डेविल से प्रकट होते थे, भगवान होते थे, लेकिन हमने स्पीक ऑफ द गॉड की बात नहीं करी, इतने तो अच्छे नहीं है हम कि किसी को गॉड से कंपेयर करने लग जाएंगे। तो स्पीक ऑफ द डेविल, तो सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंड और अचानक से वो आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सी आई टू आई, मतलब अग्रीइंग विद समवन। सो सपोज आपकी कोई सिस्टर है और आप दोनों की किसी चीज में बनती ही नहीं है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी बिल्कुल नहीं बनती, तो आपने क्या बोला, वी डू नॉट सी आई टू आई ऑन दिस टॉपिक, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारी बिल्कुल नहीं बनती, ठीक है। वी डू नॉट अग्री विथ ईच अदर, सो आई डू नॉट सी, लाइक दो पड़ोसी हैं, दो नेबर्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, अगर वो लोगों की नहीं पटती तो आप बोलोगे, अरे दे डोंट सी आई टू आई, मतलब उनकी नहीं पटती। They finally saw eye to eye to the business on the business deal. अब दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन दे फाइनली सॉ eye to eye, इसका मतलब finally they agreed on the business deal. Clear? Next one is once in a blue moon, मतलब कभी सालों में एक बार, महीने में एक बार, बेसिकली आपने बोला कि अरे यू रिमेम्बर हमारा वो फ्रेंड था, तुम्हारी उससे बात होती है क्या, तो शी सेड वंस इन अ ब्लू मून, मतलब एक आध बार कभी हो जाती है, वेरी रेयरली, एंड इवन दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, एब्सोल्युटली रेयरली, बहुत ही कम। आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, मतलब यार मैं थिएटर्स में मूवी नहीं देखती, नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे देख लेती हूँ, थिएटर्स पे तो बहुत ही कम, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। When pigs fly, pigs fly. Can pigs fly? No, pigs cannot fly. Something that will never happen. For example, oh yes, I will cheat in exam when pigs fly. मतलब जैसे किसी ने बोला हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी चीटिंग कर लेना, तुमने बोला या मैं चीटिंग करूंगी, when pigs fly, मतलब something that will never happen. When pigs fly, she will tidy up her room. ओ ये मेरी मॉम का डायलॉग हो सकता है, मेरी नहीं, आपकी मॉम का डायलॉग हो सकता है। अगर आप अपना रूम क्लीन नहीं करते हो, मॉम क्या बोलेंगी, या when pigs fly, she will tidy her room, मतलब वो अपना कमरा तब साफ करेगी जब पिग्स जो है वो उड़ने लग जाएंगे, इसका मतलब कभी नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब इसका मतलब क्या होता है, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो सपोज यू सॉ अ ड्रेस विच वॉज अराउंड 25,000 और मे बी 50,000 रुपीज, ठीक है, और अ पेयर ऑफ शूज जो कि 50,000 रुपीज के हैं, तो आपकी फ्रेंड ने बोला यू वॉन्ट टू टेक इट, आपने बोला इट विल कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, मतलब ये बहुत महंगी है, आई कैन नॉट टेक इट, इट विल कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। So fuel these days cost an arm and a leg. आजकल जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा हैं, तो fuel these days costs an arm and a leg. A piece of cake, मतलब very easy.
समथिंग विच इज रियली इजी। तो आप क्या बोलोगे, डूइंग दिस जॉब इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, और टॉकिंग टू माई मॉम इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। सो द इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। इंग्लिश टेस्ट बहुत ही आसान था। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कम ऑन टेल मी योर सीक्रेट्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो जैसे आप किसी के साथ बात कर रहे हो, उसने बोला अरे तेरे को पता है क्या हुआ, एक सीक्रेट बताना है तुझे, तो व्हाट डिड यू से, ओह रियली, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब रिवील द सीक्रेट, टेल मी द सीक्रेट, ओके, टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट। तो उसने क्या किया, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अचानक से उसने सच्चाई बता दी। तो यहां क्या हुआ, आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट देयर वेडिंग प्लान्स। अरे यार मैंने क्या किया पता, उनके जो वेडिंग प्लान्स के बारे में हमने जितनी भी प्लानिंग की थी ना, सरप्राइज प्लानिंग, आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब मैंने गलती से सब बता दिया। ओके, नेक्स्ट वन इज टू फील अंडर द वेदर, विच मीन्स यू आर नॉट फीलिंग वेल। ओके, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने क्या बोला, हेलो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे, आई फील अंडर द वेदर। सो यहाँ पे क्या होगा, आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर, आई फील अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मतलब मौसम ने मुझे कुचल दिया है। अब इसका ऐसा मतलब नहीं होता, इसका मतलब यू आर नॉट फीलिंग वेल। आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई हैव अ टेरिबल कोल्ड, आज मैं बहुत ही ज्यादा, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मुझे कोल्ड हुआ है। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने, इसका मतलब यही होता है, एक तीर से दो निशाने मतलब एक ही काम से आपने दो ऑब्जेक्टिव्स जो है उन्हें क्लियर कर लिया। टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस, टू प्रॉब्लम्स विथ वन पर्टिकुलर सोल्यूशन। बाय टेकिंग माय डैड ऑन हॉलीडे आई किल्ड टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, अपने डैड को मैं हॉलीडे पे ले गया और मैंने एक तीर से दो निशाने मारे। बताओ क्या, एक तो मुझे बाहर घूमने को मिल गया और दूसरा उनके साथ टाइम स्पेंड करने को मिल गया, तो एक तीर से दो निशाने। टू कट कॉर्नर्स, अब ये टू कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग बैडली और चीपली, मतलब बिल्कुल सही से काम नहीं किया है, बहुत ही खराब काम किया है। सो दे रियली कट कॉर्नर्स व्हेन दे बिल्ड दिस बाथरूम। तो तुमने क्या बोला, अरे बाप रे ये बाथरूम कैसा है, यहाँ से टपक रहा है, नल जो है टूट रहा है, उसका जो फॉसेट है वो नहीं चल रहा है। तो आपने क्या बोला, दे हैव रियली कट कॉर्नर्स व्हाइल यू नो बिल्डिंग दिस बाथरूम और व्हाइल मेकिंग दिस बाथरूम, मतलब उन्होंने बहुत ही चीप तरीके से बनाया है, बहुत ही जल्दीबाजी में बनाया है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज नहीं किए। ठीक है, दे हैव कट कॉर्नर्स, अंडरस्टूड। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, टू एड इंसल्ट मतलब जले पे नमक छिड़कना, बेसिकली जले पे नमक छिड़कना। ठीक है, इंसल्ट मतलब एक तो तुम्हें लग गई है, घाव लग गया है, उसके ऊपर तुम बेइज्जती भी कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, मतलब ऑलरेडी एक सिचुएशन खराब है उसको तुम और खराब कर रहे हो। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, द कार ड्रोव ऑफ विदाउट स्टॉपिंग आफ्टर नॉकिंग मी ऑफ माई बाइक। तो मान लो आप सड़क पे चल रहे थे, आप बाइक पे हो और अचानक से एक कार ने आपको टक्कर मार दी और आप गिर गए, तो क्या हुआ, आप हर्ट हो गए। उसके ऊपर से वो बंदा रुका भी नहीं देखने के लिए और वो सीधा निकल गया। तो टू एड इंसल्ट टू इंजरी, एक तो उसने मुझे नॉक डाउन किया और उसके ऊपर से वो भाग भी गया। या आप ये कह सकते हो कि जैसे कि मान लो आपका कोई एग्जाम है, ठीक है, तो आपकी पढ़ाई ऑलरेडी कम हुई है, उसके ऊपर से आपके घर में गेस्ट भी आ गए। सो व्हाट इज इट, टू एड इंसल्ट टू इंजरी। और सपोज यू नो योर फ्रेंड सेड समथिंग टू यू विच वाज बैड एंड लेटर उसने वही बात दूसरों को बताई भी, तो क्या किया उसने, एक तो इंसल्ट किया, ठीक है, मतलब पहले तो इंजॉय किया, तुमको बुरा लगाया, उसके बाद और इंसल्ट भी किया। नेक्स्ट वन इज यू कैन जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब क्या होता है, आप एक बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। इसका मतलब आप किसी भी इंसान को, किसी भी जगह को उसकी पर्सनालिटी से, उसके आउटर अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते। हो सकता है कोई बंदा बहुत दुबला पतला हो, ऐसा लगता हो कि अरे यार ये क्या ही कुछ खेलेगा, और वो बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हो या वो अमेजिंग फुटबॉल प्लेयर हो। या हो सकता है जो कोई बंदी है वो बहुत ही स्टाइलिश है, मॉडर्न है और फैशनिस्ता जैसी लगती है, आपको लगा ये तो पक्का मॉडल होगी, इसमें तो दिमाग ही नहीं होगा, और आपको बाद में पता चला दैट शी इज एन IPS ऑफिसर। तो कभी भी हमको किसी भी इंसान को उनके आउटर अपीयरेंस से बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए। I thought this no brand bread would be horrible. Turns out you can't judge a book by its cover. उसने क्या बोला, उसने एक ब्रेड खरीदी
और वो कोई ब्रांड नहीं था उसका, तो उसने बोला ये तो बहुत ही खराब होगी, लेकिन इट एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड। तो आपने क्या बोला, वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग। अब ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, ये नहीं होता है कि जाओ पैर तोड़ दो, इसका मतलब होता है गुड लक। सो सपोज कोई आपके कोई कंपटीशन के लिए जा रहा है, आप क्या बोलोगे, हे ब्रेक अ लेग, मतलब ऑल द बेस्ट, ठीक है। ब्रेक अ लेग सैम, आई एम श्योर योर परफॉर्मेंस विल बी ग्रेट, मतलब कम ऑन डू इट वेल, गुड लक, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, मतलब उसने एकदम सही जगह जो है तीर मारा, या सही जगह उसने सही नर्व पकड़ी, एग्जैक्टली उसने बता दिया कि को जो प्रॉब्लम है उसका कॉज क्या है, जड़ से पकड़ लिया उसने, ठीक है। ही हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड दिस कंपनी नीड्स मोर एचआर सपोर्ट, उसने एकदम प्रॉब्लम पकड़ ली कि इस कंपनी में प्रॉब्लम ये है कि इसको और एचआर सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सो ही हिट द नेल ऑन द हेड, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब एक चीज, एक मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ लेकिन बाद में पता चला कि अरे यार ये तो चलो अच्छा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ट्रेन टिकट्स या आपकी जो फ्लाइट टिकट्स थी वो अचानक से कैंसिल हो गई, आपका दिमाग खराब हो गया, आपके ट्रैवल प्लान्स थे, आपको कहीं काम के लिए जाना था, मीटिंग्स थी आपकी, लेकिन 2 घंटे बाद आपको पता चला कि जो फ्लाइट थी जो आपकी कैंसिल हो गई या जिसको आपने मिस कर दिया था उसका एक्सीडेंट हो गया। नाउ व्हाट इज इट, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब जो कवर अप, जो कि आपको पता नहीं चलती, ठीक है। A misfortune that eventually results in something good happening later on. आज जो कुछ हुआ आपके साथ बहुत बुरा हुआ और आपको लग रहा है यार ये क्या हो गया, बट बाद में आपको पता चला कि ये तो अच्छा हुआ। I missed my flight, but later I got to know that it met with an accident or it got crashed. It was a blessing in disguise, ठीक है। Call it a day. Call it a day मतलब चलो खत्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो गया, मैंने बोलूंगी चलो आज का लेक्चर खत्म है, लेट्स कॉल इट अ डे। इसका मतलब स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। सो सपोज ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं या आप लोग अपने ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो आपका हो गया, पढ़ाई हो गई, अब आपने बोला यार अब आई एम फीलिंग टायर्ड, लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब अब खत्म करते हैं। लेट समवन ऑफ द हुक। Let someone off the hook का मतलब है to allow someone who have been caught to not be punished. To allow someone who have been caught to not be punished मतलब कोई बंदा है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, टीचर ने देखा कि ये जो था ये मतलब he was doing something mischievous, ओके, वो कुछ गलती कर रहा था और पकड़ा गया वो, ओके, फिर टीचर ने उसको देखा लेकिन she let him off the hook मतलब कि उसने उसको माफ कर दिया, उसने उसे वार्निंग देके छोड़ दिया। अब ये कैसे तुम कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आप व्हेन यू गो फिशिंग, आप मछली पकड़ते हो, तो जैसे अगर फिश कांटे में आ गई, अब अगर उसमें से आपने उसको कांटे से निकाल के वापस छोड़ दिया तो इट्स ऑफ द हुक, मतलब वो किसी प्रॉब्लम में आई और प्रॉब्लम से बाहर चली गई, वापस चली गई, ठीक है। नो पेन नो गेन मतलब जब तक आपके साथ आप कोई एफर्ट्स नहीं लोगे, जब तक आप पेन्स नहीं लगोगे, तब तक आपको गेन कैसे होगा। You have to work hard for something you want. जैसे okay, so you want to become an pilot, or you want to become an engineer, you want to become a doctor, you want to become a surgeon. So you have to study hard. No pain, no gain. Bite the bullet. अब कोई ऐसी चीज है जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे मम्मा ने बोला बेटा सत्संग में तो तुम्हें जाना पड़ेगा, आपने बोला मम्मा सत्संग में, आपने बोला यस सत्संग में तो जाना ही पड़ेगा, मम्मा ने बोला, मम्मा ने बोल दिया कुछ नहीं कर सकते, यू हैड टू बाइट द बुलेट। डिसाइड टू डू समथिंग अनप्लेजेंट दैट यू हैव अवॉइडिंग, तो दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग, दैट यू हैव अवॉइडिंग डूइंग, दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग टू डू, ठीक है, दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग टू डू। तो कोई भी चीज नहीं ना मम्मा मुझे मत लेके जाओ ना, मैं बोर हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा वहां पे, नहीं चलो, तो यू बाइट द बुलेट, यू हैड टू बाइट द बुलेट एंड गो टू द सत्संग, ओके। गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, हाँ, इसका मतलब जो तुमने किया ना,
आज तुम्हारे साथ जब कोई इंसान वही काम कर रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कैसा लगता है, जैसे को तैसा। इसका मतलब जैसे मान लो तुम हमेशा लोगों को पिंच करते थे, ठीक है, तुम पिंच करते थे, मस्ती करते थे और लोग परेशान हो जाते थे। एक दिन सबने मिलके तुमको पिंच किया, यू गॉट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। मतलब बीइंग ट्रीटेड द सेम अनप्लेजेंट वे यू हैव ट्रीटेड अदर्स। जिस तरीके से खराब तरीके से तुमने दूसरों को ट्रीट किया है, जब एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट तुमको मिला तो इट इज अ मेडिसिन। ठीक है, क्या है? इट्स यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। You are getting a taste of your own medicine. For example, let's say जब भी क्लास में कोई एब्सेंट होता था, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है, जब भी क्लास में कोई एब्सेंट होता था तो क्या हुआ, सब तुमसे आते थे, यार प्लीज एक दिन के लिए अपनी नोटबुक दे देगा क्या, या कैन यू जस्ट लेंड मी इट फॉर सम टाइम, मुझे ना अपने नोट्स लिखने हैं, या कुड यू प्लीज गेट मी अ पेंसिल। तुम कभी किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करते थे, तुमने बोल दिया नहीं मैं तो कुछ नहीं करूंगा। वन टाइम व्हाट हैपेंड, यू फेल इल, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई एंड यू वर नॉट एबल टू कम टू स्कूल फॉर ऑलमोस्ट 10 days। अब जब वापस आए तुमने बोला यार प्लीज मुझे नोटबुक दे दोगे कि या कुछ दे दोगे, सब ने बोल दिया तुमने दिया आज तक, हम भी नहीं देंगे। सो यू गॉट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आर वी क्लियर विद दिस? नेक्स्ट देखते हैं, गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर। ठीक है, गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब ऐसा नहीं कि शोल्डर में आइस लगाया, ठंडा किया और दे दिया। इसका मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना। ठीक है, आई वॉज वेरी एंग्री एट माई फ्रेंड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर, शी वॉज लुकिंग एट मी बट आई passed गिविंग her a cold shoulder। मतलब टोटली इग्नोर करके मैं वहां से चला गया। और माई मॉम वॉज टॉकिंग टू मी एंड सिंस शी वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग अनप्लेजेंट आई गेव हर अ कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब मैंने उनको इग्नोर कर दिया। ओके, और उसके बाद मॉम ने मेरी पिटाई कर दी और मैंने मम्मा को सॉरी बोला। तो ये आगे की कहानी है। ओके, सो द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या है? यही तो मेरा आखिरी सहारा है। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? द फाइनल सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर समवन टू फाइनली लूज पेशेंस। मतलब दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ। अब इसके बाद तुमने मेरा दिमाग खराब किया तो फिर मैं अपना पूरा पेशेंस लूज कर जाऊंगी। इसका मतलब कोई है जो तुम्हें कंटिन्यूसली इरिटेट कर रहा है, तुमने क्या बोला? अब मत करना, दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ। इसका मतलब इसके बाद तुमने कुछ किया देन मे बी आई विल कंप्लेन और आई विल हिट यू और आई विल डू समथिंग विच इज नॉट गुड। ठीक है, तो लास्ट स्ट्रॉ मतलब क्या होता है? यही मेरा आखिरी सहारा है, ये आखिरी चीज है। तुमने इसके बाद कुछ भी किया देन यू विल बी इन ट्रबल। ओके, द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम इसका मतलब क्या होता है? अ मैटर और प्रॉब्लम दैट इज ऑब्वियस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बट दैट इज नॉट डिस्कस्ड ओपनली। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो दो फ्रेंड्स के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, दोनों आपस में एक दूसरे से गुस्सा हैं, लेकिन वो उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं, लेकिन वो उस मैटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि ओपनली वो उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन दे आर नॉट। सो लास्ट में आपको क्या बोलना पड़ेगा? जैसे मैं हूं, मैं देख रही हूँ दोनों ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, से कम ऑन लेट द एलिफेंट इन द रूम, मतलब बात करो आपस में। ठीक है, स्टीलिंग समवन्स थंडर। आज सोचो मेरा बर्थडे, ठीक है, आई एम रियली ड्रेस्ड अप ब्यूटिफुली एंड आई एम वेयरिंग अ ब्यूटिफुल टियारा, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे ज्यादा तैयार होके आ गई। Now she stole my thunder। मतलब मेरा जो जितना आज मुझे अटेंशन मिलने वाला था वो पूरा अटेंशन क्या किया? उसने ले लिया। एंड वी शुड नेवर डू दिस। जैसे कि लोग क्या करते हैं, लोग किसी की शादी में जाते हैं, उससे ज्यादा तैयार होके चले जाते हैं। लेट द डे बी हर्स। उसका डोंट स्टील एनीवन्स थंडर। इसका मतलब टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स अचीवमेंट्स, ये भी हो सकता है। जैसे कि मान लो मैंने पूरा घर साफ किया, मेरे भाई ने मम्मा को बोला मैंने घर साफ किया था, तो ही स्टोल माय थंडर, उसने मेरा पूरा क्रेडिट ले लिया। तो इसके दो मीनिंग्स निकलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट विच इज मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। पेड़ मतलब पेड़ पे पैसे नहीं उगते। ये डायलॉग तो मुझे लगता है हर किसी को पढ़ा होगा, जब बोलते हैं मम्मा ये दिला दो, पापा ये दिला दो। पापा क्या बोलते हैं? बेटा पेड़ पे पैसे नहीं उगते। इसका मतलब इट इज वेरी हार्ड टू अर्न मनी एंड यू कैन नॉट जस्ट वेस्ट इट ऑन एवरीथिंग। नाउ दैट इज इट, बिकॉज इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कलरफुल idioms, which means idioms which are based on different colors.
ठीक है? So I'll see you very soon in my next video. Take care of yourselves. Thanks for watching. Bye bye.